प्रिय बच्चों, मैं गुरप्रीत कौर, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल लापरा, जिला लुधियाना, शिक्षा विभाग पंजाब की तरफ से आज आपका इस हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा का उपविषय संधि पढ़ेंगे। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा कि शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और कुछ शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों लगाकर की जाती है। इसी तरह संधि व समास द्वारा भी शब्द निर्माण किया जाता है। सबसे पहले यह जानते हैं कि संधि द्वारा किस तरह शब्द निर्माण होता है। कुछ शब्दों की उदाहरणें देख लेते हैं। सबसे पहली उदाहरण में सत्य प्लस अर्थ के मेल से एक नया शब्द बना सत्यार्थ। यहाँ सत्य के अंतिम स्वर अ तथा अर्थ के आरंभिक स्वर अ का मेल होने से एक नई ध्वनि आ बनी है। दूसरी उदाहरण में महा प्लस ईश के मेल से एक नया शब्द बना महेश। यहाँ महा के अंतिम स्वर आ तथा ईश के आरंभिक स्वर ई का मेल होने से एक नई ध्वनि ए बनी है। तीसरी उदाहरण में पर प्लस उपकार के मेल से एक नया शब्द बना परोपकार। यहाँ पर के अंतिम स्वर अ तथा उपकार के आरंभिक स्वर उ के मेल होने से एक नई ध्वनि ओ बनी है। चौथी उदाहरण में सदा प्लस एव के मेल से एक नया शब्द बना सदैव। यहाँ सदा के अंतिम स्वर आ तथा एव के आरंभिक स्वर ए के मेल होने से एक नई ध्वनि ए बनी है। इस तरह एक शब्द के अंत की ध्वनि और साथ में मिलने वाले शब्द की आरंभिक ध्वनि में संधि होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब वे एक नया रूप ग्रहण करती हैं। इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। अब हम संधि विच्छेद के बारे में जान लेते हैं। सत्यार्थ का संधि विच्छेद है सत्य प्लस अर्थ। महेश का संधि विच्छेद है महा प्लस ईश। परोपकार का संधि विच्छेद है पर प्लस उपकार। सदैव का संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। जो हमने पहले उदाहरणें देखी थीं, उनमें दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से संधि की गई थी, किंतु इन उदाहरणों में संधि के नियमों को हटाकर वर्णों को फिर से पहले वाली अवस्था में लाया गया है। तो संधि विच्छेद क्या होता है? दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे दोबारा से पहले वाली स्थिति में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम संधि के भेदों के बारे में जान लेते हैं। इस उदाहरण में हिम प्लस आलय के मेल से एक नया शब्द हिमालय बना है। इसमें हिम के अंतिम स्वर अ तथा आलय के आरंभिक स्वर आ के मेल से एक नई ध्वनि आ बनी है। तो हम यह कह सकते हैं कि स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इस उदाहरण में जगत प्लस नाथ के मेल से एक नया शब्द बना जगन्नाथ। इसमें जगत के अंतिम व्यंजन आधा त और नाथ के आरंभिक व्यंजन न के मेल से एक नया रूप आधा न बना है। तो हम यह कह सकते हैं कि व्यंजन और व्यंजन अथवा स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस उदाहरण में निह प्लस धन के मेल से एक नया शब्द बना निर्धन। यहाँ निह
के अंत में विसर्ग का मेल धन के आदि में ध के साथ होने पर ध के ऊपर रेफ र एक नया रूप बना है। तो हम यह कह सकते हैं कि विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन के साथ होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यह संधि का तीसरा भेद है। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग में बदलाव आ जाता है। अतः संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस उदाहरण में सत्य के अंत में अ स्वर निहित है और अग्रह के आरंभ में आ स्वर है। इन दोनों स्वरों अर्थात अ और आ को मिलाने से दीर्घ आ हो गया और सत्य प्लस आग्रह में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर सत्याग्रह शब्द बना। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर के बाद स्वर के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी आगे 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। इस उदाहरण में मत के अंत में अ स्वर निहित है और अनुसार के आरंभ में अ स्वर है। इन दोनों स्वरों अ और अ को मिलाने से दीर्घ आ हो गया और मत प्लस अनुसार में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर मतानुसार शब्द बना। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब दो एक समान वर्ण पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ रूप हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब दीर्घ संधि की कुछ उदाहरणें देख लेते हैं। पहली उदाहरण में परम के अंत में अ स्वर निहित है और अणु के आरंभ में अ स्वर है। इन दोनों स्वरों अ और अ को मिलाने से एक नया रूप बन गया आ और परम प्लस अणु में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द बन गया परमाणु। अगली उदाहरण में छात्र के अंत में अ स्वर निहित है और आवास के आरंभ में आ स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों अ और आ को मिलाने से एक नया स्वर बन गया आ और छात्र प्लस आवास में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर छात्रावास शब्द बना। तो इन उदाहरणों से हमने जाना कि अगर पूर्व स्वर अ या आ हो या फिर पर स्वर अ या आ हो तो दोनों स्वरों को मिलाने से एक नया स्वर आ बन जाएगा। इस उदाहरण में रवि के अंत में ई स्वर निहित है और इंद्र के आरंभ में ई स्वर निहित है। तो इन दोनों स्वरों ई और ई को मिलाने से एक नया स्वर ई बन गया है और रवि प्लस इंद्र में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द रविंद्र बन गया। इसी प्रकार कुछ और उदाहरणें देख लेते हैं। सबसे पहली उदाहरण में अति के अंत में ई स्वर निहित है और इव के आरंभ में ई स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों ई और ई को मिलाने से एक नया स्वर ई बन गया और अति प्लस इव में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द अतीव बन गया। अगली उदाहरण में प्रति के अंत में ई स्वर निहित है और ईक्षा के आरंभ में ई स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों ई और ई को मिलाने से एक नया स्वर ई बन गया और प्रति प्लस ईक्षा में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द प्रतीक्षा बन गया। तो इन उदाहरणों से हमें पता चला
कि अगर पूर्व स्वर ई या ई हो या फिर परस्वर ई या ई हो तो इन दोनों स्वरों ई या ई को मिलाने से एक नया स्वर ई बनेगा। अगली उदाहरण है, इस उदाहरण में सु के अंत में उ स्वर निहित है और उक्ति के आरंभ में उ स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों उ और उ को मिलाने से एक नया स्वर उ बन गया और सु प्लस उक्ति को मिलाने से एक नया शब्द सूक्ति बना। इसी प्रकार कुछ और उदाहरणें देख लेते हैं। सबसे पहली उदाहरण में गुरु के अंत में उ स्वर निहित है और उपदेश के आरंभ में उ स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों उ और उ को मिलाने से एक नया स्वर उ बना। गुरु प्लस उपदेश में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द गुरुपदेश बना। अगली उदाहरण में सिंधु के अंत में उ स्वर निहित है, ऊर्मी के आरंभ में उ स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों उ और उ को मिलाने से एक नया स्वर उ बना। सिंधु प्लस ऊर्मी में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द सिंधूर्मी बना। तो इन उदाहरणों से हमें पता चला कि अगर पूर्व स्वर उ या उ हो या फिर परस्वर उ या उ हो तो इन दोनों स्वरों को मिलाने से एक नया स्वर उ बनेगा। अब हम जान लेते हैं कि गुण संधि क्या होती है। इस उदाहरण में सुर के अंत में अ स्वर निहित है और इंदर के आरंभ में ई स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों अ और ई को मिलाने से एक नया स्वर ए बन गया और सुर प्लस इंदर में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द सुरेंद्र बना। अतः हम यह कह सकते हैं कि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। गुण संधि की कुछ और उदाहरणें देख लेते हैं। वीर के अंत में अ स्वर निहित है और इंदर के आरंभ में ई स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों अ और ई को मिलाने से एक नया स्वर ए बन गया और वीर प्लस इंदर में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द वीरेंद्र बना। अगली उदाहरण में नर के अंत में अ स्वर निहित है और ईश के आरंभ में ई स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों अ और ई को मिलाने से एक नया स्वर ए बना और नर प्लस ईश में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द नरेश बन गया। तो इन उदाहरणों से हमें पता चला कि अगर पूर्व स्वर अ या आ हो या फिर परस्वर ई या ई हो तो दोनों को मिलाने से एक नया स्वर ए बनेगा। अगली उदाहरण देख लेते हैं। वीर के अंत में अ स्वर निहित है और उचित के आरंभ में उ स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों अ और उ को मिलाने से एक नया स्वर ओ बना और वीर प्लस उचित में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द विरोचित बना। अतः हम यह कह सकते हैं कि अ या आ के बाद उ या ऊ आ जाए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। इसी की कुछ और उदाहरणें देख लेते हैं। सबसे पहली उदाहरण में सर्व के अंत में अ स्वर निहित है और उदय के आरंभ में उ स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों अ और उ को मिलाने से एक नया स्वर ओ बना और सर्व प्लस उदय में संधि करने पर
उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द सर्वोदय बना। अगली उदाहरण में जल के अंत में अ स्वर्णहित है और ऊर्मी के आरंभ में ऊ स्वर्णहित है। इन दोनों स्वरों अ और ऊ को मिलाने से एक नया स्वर ओ बना और जल प्लस ऊर्मी में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द जलोर्मी बना। तो इन उदाहरणों से हमें पता चला कि अगर पूर्व स्वर अ या आ हो और पर स्वर उ या ऊ हो तो दोनों को मिलाने से एक नया स्वर ओ बनेगा। अगली उदाहरण है, इसमें देव के अंत में अ स्वर्णहित है और ऋषि के आरंभ में री स्वर्णहित है। इन दोनों स्वरों अ और री को मिलाने से अर बन गया और देव प्लस ऋषि में संधि करने पर एक नया शब्द देवऋषि बन गया। तो हम यह कह सकते हैं कि अ या आ के बाद री आ जाए तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। अगली उदाहरण में वसंत के अंत में अ स्वर्णहित है और ऋतु के आरंभ में री स्वर्णहित है। इन दोनों स्वरों अ और री को मिलाने से अर बन गया और वसंत प्लस ऋतु में संधि करने पर एक नया शब्द वसंत ऋतु बन गया। अगली उदाहरण में महा के अंत में आ स्वर्णहित है और ऋषि के आरंभ में री स्वर्णहित है। इन दोनों स्वरों आ और री को मिलाने से अर बन गया और महा प्लस ऋषि में संधि करने पर एक नया शब्द महर्षि बन गया। तो इन उदाहरणों से हमें पता चला कि अगर पूर्व स्वर अ या आ हो और पर स्वर री हो तो दोनों को मिलाने से अर बन जाता है। अब हम वृद्धि संधि के बारे में जान लेते हैं। इस उदाहरण में मत के अंत में अ स्वर्णहित है और ऐक्य के आरंभ में ए स्वर्णहित है। इन दोनों स्वरों अ और ए को मिलाने से एक नया स्वर ए बना और मत प्लस ऐक्य में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द मतैक्य बन गया। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर अ या आ से परे ए या ए आ जाएं तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। वृद्धि संधि की कुछ और उदाहरणें देख लेते हैं। सबसे पहली उदाहरण में लोक के अंत में अ स्वर्णहित है और एषणा के आरंभ में ए स्वर्णहित है। इन दोनों स्वरों अ और ए को मिलाने से एक नया स्वर ए बन गया और लोक प्लस एषणा में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द लोकेशना बन गया। अगली उदाहरण में परम के अंत में अ स्वर्णहित है और ऐश्वर्य के आरंभ में ए स्वर्णहित है। इन दोनों स्वरों अ और ए को मिलाने से एक नया स्वर ए बना और परम प्लस ऐश्वर्य में संधि करने पर एक नया शब्द परमेश्वर्य बन गया। तो इन उदाहरणों से हमने जाना कि अगर पूर्व स्वर अ या आ हो और पर स्वर ए या ए हो तो दोनों को मिलाने से एक नया स्वर ए बनेगा। अगली उदाहरण है, इस उदाहरण में दंत के अंत में अ स्वर्णहित है और ओष्ठ के आरंभ में ओ स्वर्णहित है। इन दोनों स्वरों अ और ओ को मिलाने से एक नया स्वर अ बन गया और दंत प्लस ओष्ठ में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द दंतोष्ठ बन गया। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर अ या आ से परे ओ या औ आ जाएं तो दोनों को मिलाकर औ
हो जाता है। इसी प्रकार की कुछ और उदाहरणें भी देख लेते हैं। सबसे पहली उदाहरण में अधर के अंत में अ स्वर निहित है और ओष्ठ के आरंभ में ओ स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों अ और ओ को मिलाने से एक नया स्वर बन गया औ, और अधर प्लस ओष्ठ में संधि करने पर एक नया शब्द बन गया अधरोष्ठ। अगली उदाहरण में महा के अंत में आ स्वर निहित है और ओज के आरंभ में ओ स्वर निहित है। इन दोनों स्वरों आ और ओ को मिलाने से एक नया स्वर औ बन गया और महा प्लस ओज में संधि करने पर उसमें परिवर्तन होकर एक नया शब्द बन गया महोज। तो इन उदाहरणों से हमें पता चला कि अगर पूर्व स्वर अ या आ हो और पर स्वर ओ या औ हो तो दोनों को मिलाकर एक नया स्वर औ बन जाता है। अब हम यण संधि के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ई के बाद आ भिन्न स्वर है, इसलिए पहले ई को आधा य हुआ और फिर आधा य में भिन्न स्वर आ की मात्रा जुड़ने से या हुआ। इसके साथ ही अति के ती में से ई स्वर के आ भिन्न स्वर में मिलने से शेष आधा त रह गया और अति प्लस आचार में संधि होकर नया शब्द बना अत्याचार। एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें ई के बाद अ भिन्न स्वर है, इसलिए पहले ई को आधा य हो गया और फिर आधा य में भिन्न स्वर अ जुड़ने से य हो गया। इसके साथ ही नदी के दी में से ई स्वर के अभिन्न स्वर में मिलने से शेष आधा द रह गया। अतः नदी प्लस अर्पण में संधि होकर शब्द बना नद्यर्पण। अतः ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर होने पर ई या ई को आधा य हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, और यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह आधा य के साथ जुड़कर य बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके साथ ही जिस व्यंजन से ई या ई स्वर निकल जाता है वह व्यंजन आधा रह जाता है। अतः अगर पूर्व स्वर ई या ई हो और पर स्वर ई या ई से भिन्न कोई भी स्वर हो तो संधि होकर आधा य प्लस भिन्न स्वर बनेगा। अगली उदाहरण देख लेते हैं। इसमें उ के बाद आ भिन्न स्वर है, इसलिए पहले उ को आधा व हुआ और फिर आधा व में भिन्न स्वर आ की मात्रा जुड़ने से वा हुआ। इसके साथ ही सु में से उ स्वर के आ भिन्न स्वर में मिलने से शेष आधा स रह गया। अतः सु प्लस आगत में संधि होकर एक नया शब्द बन गया स्वागत। अतः हम यह कह सकते हैं कि उ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर होने पर उ या ऊ को आधा व हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, और यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह आधा व के साथ जुड़कर व बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके साथ ही जिस व्यंजन से उ या ऊ स्वर निकल जाता है वह व्यंजन आधा रह जाता है। अतः अगर पूर्व स्वर उ या ऊ हो और पर स्वर उ या ऊ से भिन्न स्वर हो तो संधि होने पर आधा व प्लस भिन्न स्वर हो जाएगा। अगली उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण में री के बाद आ भिन्न स्वर है, अतः री को आधा र हो गया और फिर आधा र में भिन्न स्वर आ की मात्रा जुड़ने से रा हो गया। पितरी शब्द के अंतिम भाग त्री में री स्वर के हटने से आधा त रह गया और फिर इस आधा त में रा जुड़ने से त्रा
बना। और पितरी प्लस आज्ञा में संधि होने पर एक नया शब्द बन गया पित्राज्ञा। तो इस प्रकार री के बाद कोई भिन्न स्वर होने पर री को आधा र हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह री के साथ जुड़कर र बन जाता है, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती। इसके साथ ही जिस व्यंजन से री स्वर निकल जाता है वह व्यंजन आधा रह जाता है। अतः अगर पूर्व स्वर री हो और पर स्वर री से भिन्न स्वर हो तो संधि होकर आधा र प्लस भिन्न स्वर बन जाता है। अब हम एआदि संधि के बारे में जान लेते हैं। इस उदाहरण में ए के बाद भिन्न स्वर अ है, अतः ए को अय हो गया और फिर एय में भिन्न स्वर अ जुड़ने से अय हो गया। इस प्रकार शब्द बना नयन। तो हम यह कह सकते हैं कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए के स्थान पर एय हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर जुड़ जाता है। अतः अगर पूर्व स्वर ए हो और पर स्वर ए से भिन्न स्वर हो तो संधि होने पर एय प्लस भिन्न स्वर बन जाता है। अगली उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ ए के बाद भिन्न स्वर ई है, अतः ए को आय हो गया और फिर आय में भिन्न स्वर ई की मात्रा जुड़ने से आई हो गया। इस प्रकार शब्द बना नायिका। तो हम यह कह सकते हैं कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए के स्थान पर आय हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह आय के साथ जुड़कर आय बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अतः अगर पूर्व स्वर ए हो और पर स्वर ए से भिन्न स्वर हो तो संधि होने पर आय प्लस भिन्न स्वर बन जाता है। अगली उदाहरण देख लेते हैं। इसमें ओ के बाद भिन्न स्वर ई है, अतः ओ को अव हो गया और फिर अव में भिन्न स्वर ई जुड़ने से अवि हो गया। इस प्रकार पो प्लस इत्र में संधि होने पर एक नया शब्द बन गया पवित्र। अतः हम यह कह सकते हैं कि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह अव के साथ जुड़कर अव बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अतः अगर पूर्व स्वर ओ हो और पर स्वर ओ से भिन्न स्वर हो तो संधि होने पर अव प्लस भिन्न स्वर बन जाता है। अगली उदाहरण देख लेते हैं। इसमें ओ के बाद भिन्न स्वर ई है, अतः ओ को अव हो गया और फिर अव में भिन्न स्वर ई जुड़ने से अवि हो गया। इस प्रकार 9 प्लस इक में संधि होने पर एक नया शब्द बन गया नाविक। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है और साथ में भिन्न स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, और यदि भिन्न स्वर अ हो तो वह आव के साथ जुड़कर आव बन जाता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अतः अगर पूर्व स्वर अ हो और पर स्वर अ से भिन्न स्वर हो तो संधि होने पर अव प्लस भिन्न स्वर बन जाएगा। तो बच्चों, यहीं पर आज का हमारा उपविषय संधि समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए उपविषय के साथ। धन्यवाद।